अच्छा पहले आप ये बताइएगा, कल आपको 2 सवाल दिए थे या 3? वो तीनों किए थे? एक करवा दिया था, वो दोबारा करना था। 2 और सवाल दिए थे, उसके बारे में बताएं। हो गए थे? एक हो गया था, एक नहीं हुआ। अच्छा, सोल्यूशन देखने के बाद ना ना सोल्यूशन देखने के बाद। अच्छा, फिर हिम्मत रखनी है, क्योंकि हमने ये 2 सवाल भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक कंप्लीट डिस्कस कर देता हूँ और एक की ट्रांजैक्शन डिस्कस कर दूंगा फिर, और फिर एक पूरा सवाल मैं करवाऊंगा आज। 17 नहीं हुआ आपसे? अच्छा 14 नहीं हुआ, चल पहले 14 करवा देता, फिर 17 भी डिस्कस कर देता। अच्छा, थोड़ी ना बहादुरी दिखाते होते हैं तैयारी करने में, ठीक है? परेशानी होते कभी, पेपर का फेल या पास का कोई पता नहीं चलता, ठीक है? अच्छी बुरी तैयारी अपनी तरफ से जितनी आपके अंदर हिम्मत है ना, पढ़ते रहा करो। पर आप अगर ये सोचते हो ना कि हम 100% ऐसी कमाल तैयारी करके पेपर में अपेयर होंगे, तो वो कभी भी नहीं होगा, ये बात याद रखें। जो तैयारी है यही होनी है हर दफा, इसलिए कभी पेपर ना देने का कभी नहीं सोचना। दूसरा ये आपने है कि अपनी तरफ से इतनी कम से कम एफर्ट करो कि आपको पछतावा कल को ना करना पड़े कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता, वो और पढ़ लो। मतलब एटलीस्ट उतना पढ़ो जितना आप पढ़ सकते हो। मतलब अगर दिन में आप 6 घंटे पढ़ सकते हो, आपकी कैपेसिटी है, तो ये जाया मत करो। 8 नहीं होते ना करो, 8 घंटे पे नहीं टाइम जा रहा ना करो, लेकिन वो 6 घंटे वाला टाइम कम ना करो। 8 9 10 पे जा रहा है टाइम, ले जाओ, लेकिन 6 घंटे के साथ कंप्रोमाइज ना करो। कोई 4 घंटे पढ़ता है, वो 4 घंटे मिनिमम पढ़े और इफेक्टिव पढ़े। किताब खोल के मोबाइल इस्तेमाल करना, वो टाइम काउंट ना करो। और मोबाइल का मैं पहले भी कह रहा हूं कि पढ़ते वक्त क्या वैसे ही खत्म कर दो इसको। मोबाइल की एक्सेस अपने से दूर रखो। अगर कोई प्रोडक्टिव काम के लिए इस्तेमाल कर, फिर भी बंदा चला जाता है, प्रोडक्टिव उठाता तो किसी प्रोडक्टिव काम के लिए है ना, और फिर कहीं और ही चला जाता है। तो इसलिए इसका बेस्ट हाल यही है, इसको खत्म करो। अपना बाकी काम करो लैपटॉप के ऊपर, लैपटॉप अरेंज करो। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 10-15 हजार का लैपटॉप ले लो। उस लैपटॉप के ऊपर अपने लेक्चर सुना करो, अपना कोई काम करना हो व्हाट्सएप उसके अंदर लॉग इन करो कि अगर आपको कोई मैसेज देखना, सारा कुछ देखना। मोबाइल की एक्सेस अपने से खत्म कर। आपने घर वालों से बात करनी है, आप उन्हें बता दो कि इस टाइम पर मैं अपना मोबाइल ऑन करूंगा, अगर इमरजेंसी है तो अपने किसी जानने वाले का, साथ वाले हमसाय का नंबर दे दो कि भाई इस नंबर पे मैसेज का, कॉल का इमरजेंसी है। तो नहीं इमरजेंसी तो मोबाइल को खत्म कर। ये 1-1.5 महीना रह गया, इसको इफेक्टिवली और बहादुरी से पढ़ो, चीजें सीखो, कोशिश किया करो इसमें क्या चल रहा है। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं। देखिए फेल पास वो अल्लाह के हाथ में है। अगर आपने फेल होना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको पास नहीं करवा सकती, और अगर आपने पास होना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं करवा सकती। तो फिर टेंशन किस बात की? अल्लाह पे भरोसा रखो और अपनी तरफ से एक बेस्ट एफर्ट करो, जो आप कहते हो कि हाँ ये एफर्ट होनी चाहिए, बस। तो पेपर पास होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर फेल हो जाता है तो जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाती है। आप लोगों ने, ये सीए है, सीए के अंदर अपनी एफर्ट करते रहना है, बस आपका सीए हो जाना है। और जितनी आप एफर्ट कर रहे हो, ये बहुत खूबसूरत एफर्ट है, इससे ज्यादा होती नहीं है। तो ये कभी कम ना करो, अपना टाइम जाया ना होने दो, बस। हाँ जी, इस क्वेश्चन के अंदर हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अब सवालों को ना उस सवालों के अंदर घुस जाओ। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी उसने कहा था बनाओ विद कंपैरेटिव। पहले देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दिसंबर 2017 अलोंग विद कंपैरेटिव। इसका मतलब है पिछले साल की भी बनानी है। उसने हमें ये डाटा दे दिया 2017 का, मतलब है हमें चाहिए 2017 का और 2016 का। अब ये जो 2015 का क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, ये बेसिकली 2016 का ओपनिंग है, और ये जो 2014 का डाटा है हमें इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
क्योंकि हमें जहां से डाटा चाहिए ना वो है 2016 का स्टार्ट, 2016 का स्टार्ट या 2015 का एंड। ये वो इक्विटी है तो है ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी, उसके सारे कॉलम बताए हुए हैं, शेयर कैपिटल कितना है, जनरल रिजर्व कितना है, रिटेन अर्निंग कितना है और रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है। फिर उसके बाद चलते हैं हम वापस अपने सवाल की तरफ। वो कहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी डैफोडिल लिमिटेड हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग। 15, 16, 17 का उसने प्रॉफिट दे दिया। अगर आप देखिए तो ऑडिटेड ड्राफ्ट हमारा करंट ईयर होता है, इसका ऑडिट चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई है, ऑडिट चल रहा है, और उन पिछलों का तो ऑडिट भी हो चुका है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश भी हो चुकी है। अगर अब गलती का पता चलेगा ना तो क्या करेंगे भला, उन स्टेटमेंट्स को रीस्टेट कर देंगे। अगर आज हमें पिछली स्टेटमेंट्स की गलती का पता चलेगा तो उसे क्या कर देते हैं, रीस्टेटेड कर देते हैं, और अगर इस साल की गलती का पता चला है तो उसको ठीक कर देते हैं, क्योंकि उसको तो अभी पब्लिश करना है। रीस्टेट का तो मतलब ये होगा ना, पहले स्टेट हो चुका है, पहले हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। अब हम उन्हें बताना चाहते हैं अपने शेयर होल्डर को कि भाई जो पिछली स्टेटमेंट आपने पढ़ी थी ना उसमें ये इशू था, रीस्टेट हमने कर दिया है, ये मसला आया था किसी न किसी वजह से। तो जनाब आपके प्रॉफिट थे 214, 318, 650, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व उसने बता दिया, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बता दी, फाइनल कैश डिविडेंड 2015 में बताया, तो रिकॉर्ड किस में होगा, 2016। डिटेल बता रहा है कि 25% आपने राइट इशू किए हैं, किस साल, 2016। बोनस इशू किए हैं 1 अप्रैल 2017 में, लेकिन ये बोनस इशू है किसका, फाइनल डिविडेंड ऑफ 2016, तो रिकॉर्ड किस में है, 2017। 50 मिलियन नए शेयर इशू किए, राइट, और फिर बोनस इशू किया है एज एन इंटरिम डिविडेंड। कहते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग, अब जरा क्वेश्चन पर भी गौर किया करो, कल वाले सवाल की स्टेटमेंट और इस सवाल में एक थोड़ी सी चेंज है। आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछले कल वाले सवाल में कहा था कि जब 2014 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश हो गई थी तब एरर का पता चला, उसने ये नहीं कहा था कि 15 की स्टेटमेंट बन गई है, तो हमने डेप्रिसिएशन सिर्फ उस साल की ठीक की थी, सिर्फ 2014 की, क्योंकि 2014-15 से पहले पता चल चुका था। अब इसमें क्या कह रहा है, आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बन चुकी है। It was discovered that depreciation on the plant costing 700 million has been charged 25% or reducing balance method from the date of commencement of manufacturing। कहते हैं हमने depreciation लेना स्टार्ट कर दी commencement of manufacturing से, हालांकि एसेट अवेलेबल फॉर यूज ऑफ 1 Feb 2014 से। गलती हुई या नहीं, ये पॉलिसी है या एरर है, एरर है, और एरर का इफेक्ट हमने प्रोस्पेक्टिवली लेते हैं या रेट्रोस्पेक्टिवली लेते हैं, तो जब से गलती हुई है तब से लेकर आज तक सारे साल ठीक करें, और बिल्कुल ऐसे लिखेंगे जैसे कभी गलती हुई नहीं। शेयर कैपिटल, आगे सवाल तो हो गया हमारा। सबसे पहले मैं टेबल सिखा दूं, फिर सबसे पहले टेबल सिखा दूं जो वर्किंग करनी है हमने। अच्छा उससे पहले वर्किंग कर लेते हैं, जो गलती है, गलतियां सामने आई हैं वो देखते हैं। अच्छा जनाब आपने किस दिन से डेप्रिसिएशन लेना स्टार्ट की, 1/7/2014 से, और डेप्रिसिएशन लेनी किस डेट से चाहिए थी, 1/2/2014 से, ऐसा ही कुछ है। 700 हमें गलत का भी पता होना चाहिए और सही का भी पता होना चाहिए, तब जाकर हमें पता चलेगा कि हमारे प्रॉफिट क्यों कितने चेंज हुए। 700 ईयर एंड हुआ होगा 31 दिसंबर 14, डेप्रिसिएशन ली 25% रेट, मल्टीप्लाइड बाय 25%, मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12, 87.5। 700 में से 87.5 माइनस किया तो 612.5, दिसंबर 15, 153.125, फिर इसका 25% लिया होगा उसने, 153.125, 153.125, 459.375, 459.375,
37 दिसंबर 16 4.843 मल्टीप्लाइड बाय 25%, कितना? 114.843 कितना? 344.532 दिसंबर 17 तक जाना है। दिसंबर 17 25% से मल्टीप्लाई कर दी, कितना? 86.133 258.399 इसकी तो जरूरत ही नहीं थी वैसे। ये जो काम सारा हुआ है ये गलत था या सही था? गलत था। अब हमने सही भी देख लेते हैं, और क्योंकि हम इक्विटी चाहिए, इक्विटी के अंदर सिर्फ प्रॉफिट अफेक्ट होता है, तो यहां से इनकम एक्सपेंस पकड़ लेते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। अब हम निकाल लेते हैं कि 2 दिसंबर 14 तक, ये हाथ से लिख देते हैं 700 मिलियन। दिसंबर 14 असल डेप्शन आनी थी मल्टीप्लाइड बाय 25% मल्टीप्लाइड बाय 11 बाय 12। असल डेप्रिसिएशन ये थी 160.416 कितना आएगा जी? 539.584। फिर आया हमारा साल एंड दिसंबर 15, फिर इसके ऊपर 25% लिया 134.896 404.688 दिसंबर 16 101.172 इसका 25% कितना? 101.172 कितना? 303.516 लास्ट दिसंबर 17 75.829 मल्टीप्लाइड बाय 25% कितना? 879 बस खत्म। अच्छा, ये हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी वो ये है, उसने गलती से जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी वो ये है। इसका मतलब है प्रॉफिट तो इफेक्ट हुआ होगा। जो उसने जो आसान तरीका है, जो उसने गलत डेप्रिसिएशन चार्ज किया रिवर्स कर दो, और जो सही है वो चार्ज कर दो और नेट करके इफेक्ट ले लो, और कोई गलती है नहीं। वैसे हैरत हुई कि इस सवाल की समझ नहीं लगी कि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। हाँ, तरीकाकार में बता देता हूं कि खूबसूरत तरीका कौन सा। हमने जब भी मैंने कहा था कोई एक्सट्रैक्ट बनाना हो ना, तो टेबल बना लिया करो। टेबल बनाने का तरीका सिखाता हूं, देखिए 2017 2016 2015 2014 यही साल आ रहे हैं ना अंडर कंसिडरेशन। डेप्रिसिएशन रिवर्स, अब डायरेक्ट नेट करके भी ले सकते हो, अगर टाइम थोड़ा है तो एफिशिएंसी ना मारो, ठीक है, डायरेक्ट उसको माइनस करो और इधर लिखते जाओ। अगर है टाइम तो 2014 में कितनी डेप्रिसिएशन आई थी जो रिवर्स करनी है, गलत डेप्रिसिएशन लिखवा दो जो गलत है। 87.5, 15 में 153.125, 114.84, ये गलत ऑप्शन लिख रहा हूं। और 2017 में 86.133। अच्छा, डेप्रिसिएशन जब रिवर्स करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा ज्यादा? जब डेप्रिसिएशन रिवर्स करूंगा तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। अब डेप्रिसिएशन चार्ज कर देता हूं सही वाली, डेप्रिसिएशन चार्ज 2014 में सही डेप्रिसिएशन कितनी थी? 160.416। ये माइनस हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करने जा रहा हूं। 2015 का
134.896. 134.896 896. ये भी रिवर्स हो जाएगा प्रॉफिट। 2016 का 101.17. 101.172 और 17 का 75.879. 75.879। ये आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे। इफेक्ट फॉर द ईयर, इफेक्ट फॉर द ईयर 2014 में प्रॉफिट के ऊपर नेट इफेक्ट कितना आया होगा? 87.5 माइनस 160.416 कितना? 72.916. 72.916 माइनस में 2015 का बताएं कितना? 18.229. 18.229 पॉजिटिव नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। 2016 में 13.67. 13.67 और 17 में 25। जी. अब मैंने आपको कल भी बताया था हमने किस किस साल की अकाउंटिंग करनी है, 2017 की और 2000। तो मेरे भाई उससे पहले अगर आपके पास जो कुछ भी है सारा नेट करके ब्रॉड वन में एडजस्ट करना है। ये बात याद है ना? 2 सालों को करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को हमने फेस पे दिखाना है और पिछले जितने साल हैं उनको नेट करके या अलग अलग चाहे लिख दो, ब्रॉड ऑन के अंदर एडजस्ट करना है। तो इसमें ब्रॉड ऑन में किसको एडजस्ट करना है? हमने इन दोनों को। तो इस दोनों को वैसे ही नेट कर दो, कितना आता है? 54.69 पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव. नहीं, मतलब 54.69 ओपनिंग में एडजस्ट कर देंगे, बाकी ये हमारी वर्किंग पूरी हो। अब सवाल हो गया, वर्किंग मतलब सवाल हो गया। उसने कहा जी स्टेटमेंट चेंज इक्विटी बना दो, तो बना देते हैं। अब क्या करेंगे भला? 2016 का भी प्रॉफिट चेंज कर देंगे जी. और 2017 का भी प्रॉफिट चेंज कर देंगे, और तो कोई फर्क ही नहीं आ रहा। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें, फिर नाम लिखेंगे। एक्सट्रैक्ट या स्टेटमेंट पूछिए। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फॉर द ईयर एंडेड December 17. 31 दिसंबर 17। कॉलम कौन सा बनेगा जी? Capital premium. शेयर कैपिटल का बनेगा, शेयर प्रीमियम का बनेगा, जर्नल रिजर्व का बनेगा, रिटेन अर्निंग का और रिवैल्यूएशन और टोटल का उसने मना कर दिया। अब तो ये देखिए पेपर में इन केस आपको ये एरर वाला मसला नहीं आता तो बाकी तो करो ना, पूरा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है। रुपीस एन सवाल आपका हो चुका है क्योंकि एरर भी इफेक्ट आ गया, वो भी आप बस तरीका कार देखें। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? बैलेंस एट 160। शेयर कैपिटल का कितना बैलेंस है जी? 1600। शेयर प्रीमियम है ही नहीं। जनरल रिजर्व 1850। रिटेन अर्निंग 1430। सरप्लस 49. अब सबसे पहले तो फाइनल डिविडेंड लिखना है क्योंकि फाइनल डिविडेंड की अगर डेट ना बताई हो तो सबसे पहले वो कैश डिविडेंड है। फाइनल कैश डिविडेंड 2015 का जाकर देख लो अपने सवाल के अंदर। जो एरर है उसके हाँ सॉरी, पहले एरर ठीक करेंगे। पुराने एरर ब्रॉड ऑन में पुराने एरर और बाकी जो करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का वो फेस के ऊपर। तो क्या लिखेंगे? इफेक्ट ऑफ प्रायर पीरियड एरर। इफेक्ट ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स।
54.69 ना शेयर कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा, ना शेयर प्रीमियम पे पड़ा, ना जनरल रिजर्व पे पड़ा। रिटेन अर्निंग पे 54 0.69 कम हो जाएगा और ना सरप्लस पे पड़ा। 1375 point हम फिर इसको क्लोज करेंगे जी और लिखेंगे बैलेंस एट 1116 रीस्टेटेड 137 1600 1850 137। 5.31 अब यहां से आपकी नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी स्टार्ट होगी। सिर्फ प्रॉफिट को ठीक करके लिखना है, सही प्रॉफिट लिखना है, बाकी सेम क्वेश्चन। तो बिस्मिल्लाह करें जी। सबसे पहले फाइनल कैश डिविडेंड, फाइनल कैश डिविडेंड कितना है जी? 7.5%। तो ले लो जरा 7.5% 120 कैश डिविडेंड है। तो रिटेन अर्निंग में से अच्छा पहले सारे शेयर होल्डर वाली ट्रांजैक्शन लिख लिया करो, मतलब डिविडेंड, शेयर्स वगैरह। एंड पे फिर प्रॉफिट, सरप्लस, एक्सेस, डेप्रिसिएशन। कैश डिविडेंड के बाद उसने 25% राइट शेयर इशू। कितने? 25%। चलो 25% राइट शेयर इशू करते हैं। 1600 का 25% लेंगे। यहां पर पहले ऐसा करेंगे कि 1600 को 10 पे डिवाइड, 10 पे 100 पे 10 पे डिवाइड, 160 है टोटल नंबर ऑफ शेयर। 25% हमने राइट शेयर इश्यू किए। 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा शेयर कैपिटल, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा शेयर, क्योंकि उसने 18 रुपए के हिसाब से शेयर इशू किया। चलो मेरे भाई, तो फिर हमारे पास आ जाओ जरा राइट शेयर। 400 शेयर कैपिटल में आ जाएगा, 320 शेयर प्रीमियम में आ जाएगा, और टोटल का कॉलम है नहीं, वरना टोटल के कॉलम में भी ये 720 राइट शेयर के बाद देखें खत्म हो गया 2016। नेट प्रॉफिट वो भी रीस्टेटेड, रीस्टेटेड। हाँ जी, रीस्टेटेड सही वाला प्रॉफिट सही करके दे जनाब। आपका प्रॉफिट है कितना? 318। अपने वर्किंग में जाएं, टेबल में जाएं, जो फॉर द ईयर प्रॉफिट में प्लस या माइनस हो रहा है ना वो बताएं। 318 प्लस 674, तो कितना आ गया? 331.67। तो ये भी रीस्टेटेड है, 331.67। क्या 2016 की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है? 2016 में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 49 रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग में भी लिखेंगे। हाँ जी, उसके बाद बताएं बस क्या ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है? खत्म, क्लोज कर देंगे और लिखेंगे बैलेंस एज एट दिसंबर 16 2000 जी सर 320 1850 1635.98। अब जी 2017 की बातें जो जो आती जा रही हैं वो लिखते जाएं। प्रॉफिट ठीक वाला लिखेंगे बाकी जी। सबसे पहले बोनस फाइनल डिविडेंड 10%। तो बोनस फाइनल बोनस डिविडेंड
तो 20,000 का लेंगे 10%, 200 शेयर कैपिटल में ऐड, रिटेन अर्निंग में से माइनस, बोनस के बाद राइट शेयर 50 मिलियन। अच्छा, अब उसने खुद ही नंबर दे दिए, अब हमने फाइंड नहीं करनी, सिंपल क्या करोगे, 50 मिलियन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो शेयर कैपिटल, और 5 और मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो जनाब क्या लिखेंगे इसको, राइट शेयर। कितने हैं 500 यहाँ पे, 250 यहाँ पे। उसके बाद इंटायरम बोनस है या कैश है, इंटायरम बोनस इशू 15%, इंटायरम बोनस। अच्छा, बोनस डिविडेंड किस पे लेंगे, 2000 पे, 2200 पे या 2700 पे, अप टू द डेट, तो 2700 का 15% लो, 405 शेयर कैपिटल में ऐड, रिटेन अर्निंग में से ओके की बात। अब वही बातें आ गई, नेट प्रॉफिट, एक्सेस डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो जो चीजें आएंगी वही। अच्छा, यहां पर भी रीस्टेटेड लिखना है, नेट प्रॉफिट यहां नहीं लिखना, ये तो करंट ईयर है ना, तो करंट ईयर को लिखेंगे ठीक करके। आपका प्रॉफिट है 650, 10.25 बताओ गलती की वजह से प्रॉफिट में कितना इजाफा होना है, 10.25 ये कितना आ गया, 660.25, 660.2, ठीक होगी बात। उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, रिटेनर में कितना 112, और 112 यहां से खत्म हो गया। इसका खुद ही टोटल कर लेना, यही सवाल है, इसमें वैसे मुश्किल था नहीं, तो ये एरर में भी मुश्किल तो नहीं था, सिंपल पता चल रहा है सीधा सीधा कि उसने कितनी गलत एप्शन चार्ज की है और हमने सही जगह कितनी चार्ज कर दी। और करंट ईयर से और पिछले साल से पिछले सारे ब्रॉड और में एडजस्ट करते हैं, ये चीज तो हमें पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को एक नजर देख लें, फिर अगले सवाल पे जाते हैं। वो एक बात को पढ़ के दिखानी है बस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर बाकी तो पुराना सवाल है, बस एक चीज यहां पर आपने देखनी, ये मैं उन लोगों के लिए करवा देता हूं जिन्होंने नहीं किया होता सवाल, करने वाले का तो टाइम जाया हो रहा था। Installation of an assembly plant was completed in December 2012 at a cost of ₹60 million. It was ready for use on 1st Feb 2013. कहता 60 मिलियन, सवाल वही है, तरीका बस ये है। However, depreciation for the year ended amounting 4.5 million was worked out from the date of production. कहता हमने डेट ऑफ प्रोडक्शन से डेप्रिसिएशन लेना स्टार्ट की, वो 4.1 मिलियन है। 1 अप्रैल 2013, जो कि 1 अप्रैल 2013 है, the additional depreciation 1 million was included in the depreciation expense for the year ended 2014 to attempting to correct the error. सवाल क्या है, 2013 में गलती हुई, गलती से डेप्रिसिएशन 1 मिलियन से कम आई, कम ही आई होगी ना, क्योंकि उसने डेप्रिसिएशन लेना स्टार्ट किया प्रोडक्शन से और लेना थी अवेलेबल फॉर। अब 2014 में उसने क्या कहा, उसने कहा अच्छा पिछले साल डेप्रिसिएशन कम चार्ज की है, अगले साल उसने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर दिया। अब पिछले साल का प्रॉफिट गलत इसलिए हुआ कि तब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी, उसने नहीं की, और इस साल का भी प्रॉफिट गलत हो गया क्योंकि इस साल की डेप्रिसिएशन आनी नहीं थी और उसने ऐड कर दी।
तो हम क्या करेंगे, पिछले साल का प्रॉफिट कम कर देंगे क्योंकि तब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी 1 पे, और इस साल प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, सॉरी ऐड हो जाएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देनी है। तो मेरे भाई 2013 के प्रॉफिट में 1 माइनस हो जाएगा और 2014 के प्रॉफिट में 1 बस, बाकी कुछ है ही नहीं इसके अंदर, इसकी तो वर्किंग की जरूरत भी नहीं है। ठीक होगी बात? चलें जी, आज का सवाल, अच्छा आज के सवाल जो आपने घर से करने हैं वो लिख लें ताकि साथ क्वेश्चन, क्योंकि मंडे को टेस्ट भी है तो मैं कहता हूं कि थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी शामिल ये स्टेटमेंट चेंज इक्विटी है, है नहीं वैसे हाँ शामिल है, इसमें है ही क्या यार, स्टेटमेंट चेंज इक्विटी के अंदर एक आधी एडजस्टमेंट होती है, नोट्स इसके नहीं है, नोट्स नहीं है, डिस्क्लोजर है। 19 एक्सट्रैक्ट एग्जांपल नंबर 19 एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 18, वो सारे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वाले सवाल है। 17 हमारा हो गया, इसमें एग्जाम्पल नंबर 16, ये सारे ही स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी वाले, कुछ क्वेश्चन तो हमने पहले कर भी लिए हैं। और 15 छोटा सा सवाल है, 15, 16, 17 छोड़ के 18, 19, ठीक है, ये प्रैक्टिस कर लेना। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन जैसा ही सवाल पेपर में है। और एक सवाल मैं आपको करवा देता हूं अच्छे वाला, क्वेश्चन नंबर निकाले आप 10, क्वेश्चन नंबर 10, पांच मिनट में आप लोग फ्रेश फ्रेश हो लो अगर किसी ने होना है तो, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों को मुंह धोने की जरूरत है। हाँ किसी को जरूरत है तो क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है, बड़ा तो नहीं है, 15-20 मिनट में हो जाएगा। मान को बार बार ओके नहीं, अगर ये कम लोग हो ना तो रूम नंबर 6 में क्लास अरेंज किया करें। ये एक नेचुरल बात है कि जब जिस जगह पर सफोकेशन हो जाए ना और हबस हो जाए वहां नींद आना शुरू हो जाती ना, और वो कमरा बड़ा है और क्योंकि जब तादाद कम होती है तो वैसे भी काम चलाते हैं, तो इस वजह से तो रूम नंबर 6 में ना वो कूलिंग जल्दी हो जाती है, रूम छोटा होता है ना तो कूलिंग जल्दी हो जाती है। तो जब ये ऑफ वाला दिन होता है मैंने जिस तो उसमें नहीं अगली दफा सख्ती से करेंगे कि छुट्टी ना करें अब फ्राइडे सैटरडे, क्योंकि अब लॉकडाउन खत्म हो गया, तो लॉकडाउन अब है ही नहीं, तो फिर वो छुट्टी नहीं करनी चाहिए थी उन्होंने, बस वैसे ही ना गर्मी से डर गए, हालांकि गर्मी की शिद्दत कम हुई है। मैं वही कहता हूँ ना, जब मैं उन्हें कहूँ ना कि ये क्लास ना ऑनलाइन कर लें, फिर वो कहते हैं ऑनलाइन समझ नहीं लगती, और जब खुद छुट्टी करनी हो ना फिर सर ऑन लेक्चर भेज दें, लेक्चर भेज, तब समझ लग जाती है। दोहरा मेयार जी, तो क्वेश्चन में अच्छा बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमने सीखना है ना, रिक्वायरमेंट पे आए जरा, क्वेश्चन नंबर 10 की रिक्वायरमेंट हमने अभी जितने भी सवाल किए हैं उसमें या तो हमने रिटेन अर्निंग का कॉलम देखा है या स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी देखी। अब इसके अंदर फाइनेंशियल पोजीशन का भी एक्सट्रैक्ट है, एसओपीएल का भी है और इक्विटी का भी है, मतलब तीनों के एक्सट्रैक्ट इसमें आ जाए तो इसमें अच्छा, यानी एक अच्छा सवाल है। एक्सट्रैक्ट खत्म हो गए हमारे, इस सवाल के बाद एक्सट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे नोट्स या डिस्क्लोजर्स, वो भी ऐसे ही हैं, उसको थोड़ा सा अंग्रेजी में लिखना होता है। तो एक सवाल उसका करें तो मतलब ये मंडे को ये चैप्टर हमारा वैसे तो आज ही कंप्लीट हो गया, लेकिन नोट्स मैंने नहीं पढ़ाना चाह रहा, मंडे को इंशाल्लाह ये लेक्चर
कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, क्वेश्चन भी सारे हो जाएंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, तो इसका टेस्ट एक और भी देना है। नेक्स्ट जो मंडे आएगा उसमें IS 8, IS 21 और जो नया टॉपिक होगा वो भी सारे, क्योंकि अब हमने साथ जो पढ़ते जाना है ना उसको छोड़ना नहीं है, टेस्ट साथ साथ ऐड करते जाना है। तो हो सकता है मैं पहले कैश फ्लो कराने से पहले शायद मैं आपको करवा दूं रेशो, क्योंकि आप लोगों को ना चाहिए चैप्टर ज्यादा हो जाए, तो फिर मैं वही करवा देता हूँ कि जो जो थोड़े थोड़े जल्दी जल्दी होने वाले हैं ना वो चैप्टर धड़ा धड़ खत्म होते जाएंगे, तो फिर वही बात कि एंड पे फिर प्रेशर बढ़ जाता है। मैं तो खत्म हो गया अब सिलेबस, तो इसके पीछे कुछ भी नहीं रहता। सबसे टेक्निकल टॉपिक सिर्फ एक ही है, वो ये पढ़ रहे हैं, इसके अलावा कोई टेक्निकल टॉपिक अब रहा नहीं, सारे फॉर्मेट वाले टॉपिक है। हाँ, थोड़ी सी अंग्रेजी का मसला आपको आएगा रेशो में, उसमें खुद से अंग्रेजी लिखनी होती है, वो हमारा कौमी मसला है, वो तो पता नहीं क्या ही लिख खाते हैं, ये तो आई कैप का सबर है कि वो बर्दाश्त कर लेता है कि हमारी अंग्रेजी क्लास में बैठ के सारी समझ पेपर हो जाएगा। पहले ना मोबाइल खत्म करो, ठीक है, पेपर हो जाएगा, परमानेंट खत्म करना एक दफा, पेपर तक तो एटलीस्ट कर खत्म करो मोबाइल को। उसकी वजह यह है कि फोकस नहीं है प्रॉपर, ऊपर से अगर किसी का कोई है ना वो दूसरा सीन भी, वो भी खत्म कर, ठीक है। तो थोड़ी हाँ ये है कि अगर कोई आधा पौना घंटा आप जिम वगैरह करते हो तो वो जरूर करो, जिम करते हो, दौड़ शौड़ लगाते हो, कोई गेम शेम करते हो वो जरूर करो। गेम वो मोबाइल पे नहीं, ग्राउंड में जाके कोई गेम शेम खेलते, और ये ना कि ग्राउंड में जाकर आप मोबाइल पे खेलने लग जाए। इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS prepare the revised extract including comparative। तो एक और कॉन्सेप्ट सिखाने लगा हूं। अगर तो फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट हो और पॉसिबल हो तो 3 सालों का बनाया करो। फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट अगर पॉसिबल हो, इस केस वैसे तो हर जगह पर, तो कितने सालों का बनाओ? 3 सालों का। SOPL का 2 सालों का, फाइनेंशियल पोजीशन का 3 सालों का और SOPL का 2 सालों। और ये बात लिखी हुई है भला कहां पे पढ़ी है किसी ने? ऐसे 3 साल कहीं भी नहीं लिखे हुए। उसमें भला क्या लिखा हुआ है? उसने ये लिखा हुआ है करंट ईयर, पिछला साल और पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस। करंट ईयर, पिछला साल और पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस। अब ये जो पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस है ये उससे पिछले साल का क्लोजिंग है, तो इसलिए 3 साल बनते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि एक दफा इंटरव्यू के अंदर हुआ ये कि मेरे दोस्त का इंटरव्यू हो रहा था अकाउंटिंग के पंजाब कॉलेज के अंदर, तो उन्होंने कहा कि अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो कितने सालों का कंपैरेटिव की जरूरत होती है? वो कहा 3 सालों का। फाइनेंशियल पोजीशन में 3 सालों का और कंप्रीहेंसिव इनकम का 2 सालों का। उन्होंने कहा नहीं 2 सालों का ये दोनों। अब बहस हो गई, वल्लो आलम जो भी है, लेकिन उन्होंने उसको सिलेक्ट ना किया। और वो मेरे साथ कहता यार ये देखो कितने बेवकूफ है, कितने अनपढ़ है, फलाना ढमकाना के 3 सालों के डिस्क्लोजर होते हैं फाइनेंशियल पोजीशन के, लेकिन वो माने ही नहीं। मैंने कहा सर 3 सालों के तो होते ही नहीं। कहते क्या मतलब? मैंने कहा किसी स्टैंडर्ड में ये नहीं लिखा हुआ कि 3 सालों के डिस्क्लोजर होते हैं, ये लिखा हुआ है 2 सालों के होते हैं, बट पिछले जो साल है उसका क्लोजिंग भी तो बताना ही बताना है, उसका ओपनिंग भी बताना है। वो बाय डिफॉल्ट उससे पिछले साल का होता है, लेकिन स्टैंडर्ड के अंदर किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि 3 साल के। तो इसलिए फिर हम भी कहीं फंस ना जाए। 3 साल का इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि हम 3 सालों की हेडिंग देंगे, अदरवाइज जो पिछला साल होगा ना वो एक्चुअल में उससे जो हमारा लास्ट ईयर होगा उसका ओपनिंग बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा हो। ये बात आपने पढ़ी नहीं है, आपकी मर्जी है, पढ़नी चाहिए थी आपको। मतलब किस चैप्टर में आई? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। अरे आप अभी पढ़ने वाली है स्टेटमेंट, ये पेज नंबर 397 है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये इसमें अगर आप जाएं
आपने तो उसको क्लोज कर दिया होगा कि ये चैप्टर हमारा तैयार है। ये देखिए, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती है। पहले हमने 5 तो पहले पढ़ी हुई थी। एक एसओएफपी, प्रॉफिट और लॉस या स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स। ये तो की पुरानी बातें। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड, ये कौन सा साल है? पिछला। आगे देखें, अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें उसने सबका नहीं कहा, सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहा है, एसओपीएल की बात। अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड, कि आपने पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस भी बताना, और वो किसके लिए बताना है? सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन में। व्हेन एन एंटिटी अप्लाइज एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज रेट्रोस्पेक्टिवली, हर जगह नहीं, जब अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करनी है तो फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस भी बताओ। और ये ऑडिट में यही चीजें बातें टेस्ट होती हैं कि बताओ जी उसने पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस बताया था या नहीं बताया था, क्योंकि ऑडिट तो होते ही इन चीजों का है। फिर वो कहता है या मेक्स रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेटमेंट कवर दिस चैप्टर इन IAS 8, और वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक होगी बात। तो जब भी वो क्या आगे यू हैव प्रिपेयर्ड, आगे तो वो वही बातें हैं पुरानी, कि अगर आप रेट्रोस्पेक्टिवली अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं ना, तो करंट ईयर, कंपैरेटिव पिछला साल, और फाइनेंशियल पोजीशन में पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस। ठीक होगी बात। चलें जी, वापस चलते हैं हम IAS 8 पे। चलें जी, उसके बाद उसने कहा स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी बताएं। अब हम सवाल देखते हैं कि सवाल में मसला क्या है और हमने किस तरह से हल करना है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ AEL फॉर द ईयर एंडेड December 15, PPE उसने बताया हुआ है जी, और स्टोर एंड स्पेयर्स बता दिया, रिटेन अर्निंग बता दिया, और नेट प्रॉफिट बता दिया। ठीक है, उसने 4 चीजें हमें बता दी जो पिछले सालों की फाइंड की हुई है। इन द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऊपर वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में AEL हैज रिकॉग्नाइज्ड कंजम्पशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स एज एक्सपेंस। पता है क्या बताया हुआ है? ऊपर ना स्पेयर पार्ट्स भी पड़े हुए हमारे पास। कहता क्या कहता है, जितने स्पेयर पार्ट इस्तेमाल होते हैं ना, वो एक्सपेंस में लिखता था। जितने स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल होते थे वो क्या किस में लिखता था? एक्सपेंस में लिखता था। AEL हैज नॉट डिसाइडेड टू चेंज इट्स अबव पॉलिसी and classify consumption of spare having life more than 1 year as capital spare parts under property plant and equipment। बताओ क्या बताया उसे? पहले स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल होते थे ना, तो एक्सपेंस में लिख देता था। अब वो कहता है कि वो तमाम स्पेयर पार्ट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है वो किस में लिखेगा? PP में लिखेगा। अच्छा, लिखना शुरू कर दे, हमें कोई इतराज नहीं। हमें ये इतराज है कि पिछले सालों को भी रीड करना पड़ेगा सही। जो पिछले सालों के उसने एक्सपेंस लिखे हैं, ये अच्छा पॉलिसी है या एस्टिमेट है? अच्छा, ये तो मुझे भी पता है। ये बताओ, ये रिकग्निशन है, मेजरमेंट है, ये प्रेजेंटेशन है? प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन है, क्योंकि पहले हम अपने इन एक्सपेंसेस को कहां प्रेजेंट करते थे? एक्सपेंस के हेड में। अब कहां प्रेजेंट करना है? लेकिन ये बात वहां नहीं लिखनी, ये तो सिर्फ उसको जज करने का तरीका होता है। ओके होगी बात। अब मसला ये है, हम कहां पर हैं? 15 पे। अब हुआ ये कि 2013 के अंदर 55 मिलियन के स्पेयर पार्ट्स आपने इस्तेमाल किए थे और एक्सपेंस में लिख दिए थे, और उसकी लाइफ 5 साल थी। अब रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट लेना है तो अब इसको भी एसेट बनाना है। अब पहले एक्सपेंस में लिखा हुआ था तो प्रॉफिट कम हुआ था जी। एक तो एक्सपेंस को खत्म कर देंगे और एसेट लिख लेंगे। 2014 में भी यही करेंगे और 2015 में भी यही करेंगे। ये बात सवाल समझ लग गया? अब वो कहता है जी, अब कौन कौन सी चीज ठीक होगी? एक PP भी ठीक होगा,
जी क्योंकि पीपी में तो जिसने ऐड होना जाके प्रॉफिट प्रॉफिट भी ठीक होगा, और प्रॉफिट ठीक होगा तो रिटेन अर्निंग भी ठीक होगा, डेप्रिसिएशन भी आएगी फिर, क्योंकि जब एसेट बन गया पीपीई बनाएंगे तो फिर उनकी डेप्रिसिएशन भी आए। तो पहले वर्किंग कर ले। अच्छा, पेपर में ऐसा ना करना, पेपर में पहले सवाल कर दिया करो, जितना हो सकता है कर दिया करो, जहां स्टक होते हो ना तब वर्किंग करना शुरू किया करो, क्योंकि उसमें हमें नंबर मिलते हैं जवाब लिखने। तो अगर कम भी टाइम हो तो जितना लिखा जाएगा उतने नंबर मिल जाए। अच्छा, मेरे हिसाब से ना हमें पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनानी चाहिए, पहले वो बनाते हैं फिर बाकी बनाएंगे। तो पहले पेपर में तो सीक्वेंस के हिसाब से चाहे बना लेना। हाँ, 1 लाख पहले जी नाम लिख देंगे। अच्छा, पहले तो टेबल बना देंगे, वर्किंग नंबर 1 कह दो, मंडे को ही देंगे, क्योंकि अब सारे स्टूडेंट नहीं है तो फिर मंडे को डिस्कस भी कर देंगे। ठीक है, ये ना मेरे टेबल पे रख दे रहे ना, या आपने आ ही जाना होता है वैसे तो 10 बजे तक। ठीक है, हाँ जी, वर्किंग नंबर 1 में कौन कौन से साल हैं भाई? एक 2000, करंट ईयर हमारा कौन सा है? 15, 2014। अच्छा जी, जो आपने स्पेयर पार्ट्स में एक्सपेंस में इस्तेमाल करके लिखे थे, अब उसको तो रिवर्स करो। रिवर्स करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। स्पेयर पार्ट्स रिवर्स या एक्सपेंस रिवर्स? एक्सपेंस। 2013 में कितना एक्सपेंस चार्ज किया था? रिवर्स कर दो। 2014 में कितना एक्सपेंस था? 39, फिर 40, सारे रिवर्स करो। 30 रिवर्स का मतलब है प्रॉफिट में ऐड करते जा रहे हैं, और 40। लेकिन डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगी क्योंकि एसेट बन गया ना। पहले हम 55 मिलियन को देखते हैं बस। जब 2013 में ये एसेट बन गया, 5 साल इसकी लाइफ थी, तो हर साल डेप्रिसिएशन भी 11 की आती रहेगी। आपको क्या सर हो सकता है WDV मेथड हो? उसमें लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है। तो जब ये एसेट बना होगा तो इसका मतलब है 11 की डेप्रिसिएशन 2013 में भी आई होगी इसकी, 11 की डेप्रिसिएशन इसकी 2014 में भी आई होगी, और 11 की डेप्रिसिएशन इसकी 2015 में भी आई होगी डेप्रिसिएशन के नाम, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन तो आनी है। ये सिर्फ किसकी है? 55 की। अब 39 पे जाते हैं। 39 की डेप्रिसिएशन क्या 2013 में आई होगी या नहीं? 2013 में तो था ही नहीं वो। अब वो 39 हमारा एसेट बन गया, 3 साल उसकी लाइफ है, तो 3 पे डिवाइड करके डेप्रिसिएशन लेंगे। और मैं माइनस क्यों कर रहा हूं? प्रॉफिट कम हो रहा है। प्रॉफिट कम हो रहा है। ये डेप्रिसिएशन आ गई दूसरे वाली। 44 ये भी हमारा एसेट बन गया, तो इसको 4 पे डिवाइड करके इसको भी 11। यहां पर मैं लिखूंगा इफेक्ट फॉर द ईयर। ये हर सालाना इफेक्ट आएगा, इफेक्ट फॉर द ईयर, इफेक्ट फॉर द ईयर। हाँ जी, 2013 के प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आया होगा? 44 से इजाफा हो गया। मतलब कैसे? देखिए 55 मिलियन का एक्सपेंस रिवर्स किया, 11 डेप्रिसिएशन भी तो लिखी, नेट इफेक्ट कितना आ गया? 44। और 2014 में बता दें, 2015 में 15 बता दें। अच्छा, एक और भी लाइन लिख लें, कम्युलेटिव इफेक्ट। ऊपर वाला क्या था? इफेक्ट फॉर द ईयर, कम्युलेटिव इफेक्ट। कम्युलेटिव इफेक्ट हमेशा फाइनेंशियल पोजीशन वाली चीजों पे आता होता है। अच्छा, कम्युलेटिव का मतलब तो पता है ना, प्लस करते जाना। पहली वैल्यू एज इट इज, फिर अगली वैल्यू ऐड करके, अगली वैल्यू ऐड करके,
अगर मैं सादा सी बात बताऊं, सादा सी, और वो समझाऊंगा भी सही, कम्युलेटिव इफेक्ट 44 2013 के एसेट में ऐड हो जाएगा, 2014 में 59 एसेट पीपी में ऐड हो जाएगा, और 2015 में 68 ऐड हो जाएगी। हाँ, कोई बैकवर्ड स्टोरी पता चली इसकी? ये तो ट्रखालोजी मेथड है। अब ये देखें, आप खुद बताएं, 2013 में मैंने एक 55 मिलियन का अपना एसेट बना लिया था और 11 का उसको डेप्रिशिएट भी कर लिया था, तो वो एसेट मेरा कितने का बच गया था? तो ये 44 जाना चाहिए ना पीपी के अंदर जी। अब आया 2014 का साल, पिछला एसेट तो मेरा पड़ा होगा ना, बुक वैल्यू उसकी पड़ी होगी, तो ये डेप्रिशिएट हुआ होगा 11 से अगले साल, ऐसा ही है। और जो नया 39 वाला एसेट बन गया था वो 13 का डेप्रिशिएट होकर ये दोनों एसेट में आएंगे फिर जी। क्योंकि जो 2013 में आया था वो भी एसेट बनेगा और जो 2014 में आया वो भी एसेट बनेगा, दोनों को प्लस में तो कितना बनता है? 59। 50। अब जब तीसरा साल होगा ये भी मेरा एसेट पड़ा होगा 22 के नाम से, जी। ये एसेट मेरा पड़ा होगा 13 के नाम से, और एक और एसेट आ गया होगा 44 के नाम से, और 44 माइनस 30, इन सबको ऐड करें तो 68 आएगा। जी। तो चाहे तो अपनी ये लॉन्ग वर्किंग कर लें या कम्युलेटिव इफेक्ट ले लें, ये हमारा फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर इफेक्ट होता है। हाँ जी, ये बात समझ लगी? ये तो मैंने एडिशनल समझाया, पेपर में नहीं इसको साबित करके दिखाना, पेपर में जो इफेक्ट आ रहा है वो लेना है। सवाल हो गया क्योंकि टेबल बन गया, समझो सवाल हो। अब हमने सबसे पहले बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। अब देखो ये वाले जो अमाउंट्स हैं ये हर साल के प्रॉफिट को चेंज करेंगे, जी। और नीचे वाली अमाउंट ये एसेट। एसओएफपी में जिसमें फैक्टर एसेट में फैक्टर है तो एसेट को भी चेंज करेंगे। चले मेरे भाई एक और बात देखें कि आपको पता है या नहीं है, ये मैंने लाइन क्यों लगाई? कौन सी लाइन? लाइन नजर ही नहीं आ रही? ना। चलो थोड़ी बोल्ड कर ले, अब लाइन नजर आई? जी। ये ब्रॉड डाउन में एडजस्ट करेंगे नेट करके, ये तो अमाउंट ही एक है, जी। और बाकी दोनों फॉर द ईयर एडजस्ट करेंगे। चलो जी करते हैं, पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ उसका रिटेन करने का कॉलम है और किसी कॉलम का जिक्र नहीं है। उसमें किसी एक की लाइन एक साल है तो एक्सपेंस में कैसे एक साल रह जाती, एक साल अगर एक साल से कम होगी तो हमको कुछ भी ना करते क्योंकि वो पहले एक्सपेंस में लिखा हुआ है और अभी एक्सपेंस में लिखना था। एक साल से कम लाइफ किसी की भी होगी वो तो कैपिटलाइज करते ही नहीं है, वो लिखते एक्सपेंस में, और वो उसने पहले भी एक्सपेंस में लिखा हुआ है तो मेरा भी इग्नोर। 3 साल हाँ, वो जब डेप्रेशन खत्म हो जाती तो उस साल डेप्रेशन ही ना लेते, वो तो सारा डेप्रिशिएट हो जाता। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट को दोबारा तो डेप्रिशिएट ना करते ना, आप कहते हो लाइफ खत्म हो जाती ड्यूरिंग वर्किंग, तो खत्म हो जाती तो खत्म। हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और कॉलम कौन सा बन रहा है? रिटेन। रिटेन अर्निंग रुपीज इन, क्योंकि और कुछ भी नहीं बताया हुआ। चले जी नाब, सबसे पहले क्या लिखूं? पिछले साल के स्टार्ट से, पिछले साल के स्टार्ट से बैलेंस एज एट 1/1। चलो जी, ये है आपका सवाल, बताएं मुझे 1/1/14 में रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना है? बताएं जी जल्दी से। 101, क्योंकि ये 2013 का क्लोजिंग है, 2014 का ओपनिंग, लिख लेते हैं 101। इफेक्ट ऑफ, उसका नेट प्रॉफिट तो रिटेन में जाता हाँ तो उसके अंदर ऐड है ना, क्लोजिंग है ना ये, ज्यादा है। क्या हुआ? हाँ बता किधर जाता है? वैसे तो हो सकता है, उसकी वजह ये है कि हो सकता है पहले एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हो थोड़ा बहुत,
तो अभी प्रॉफिट आया हो और वो पॉजिटिव हो गया। हाँ जी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कितना इफेक्ट है प्रायर पीरियड एरर, प्रायर पीरियड 44 प्लस टू माइनस 145 को क्या लिखूं, बैलेंस एज एट 1114 रीस्टेट। उसके बाद अच्छा एक बात का ख्याल रखना, जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन हो तो चेक कर लिया करो कि डिविडेंड भी है या नहीं। अब डिविडेंड चेक करने का तरीका देखें, ये ब्रॉड होना है 101, इसमें अगले साल का प्रॉफिट ऐड करें और अगर क्लोजिंग बैलेंस आ जाए तो इसका मतलब है डिविडेंड फिर नहीं है, और अगर क्लोजिंग बैलेंस ना आए इसका मतलब है डिविडेंड है। देखिए अगर मिसाल के तौर पर 101 ब्रॉड था, अगले साल का प्रॉफिट आ गया 123, कितना जवाब हो गया 224। अगर 200 बनता 24 तो ऊपर नहीं ज्यादा बनना था ना, क्योंकि उधर कम पड़ा था। अगर सपोज 250 आ जाता तो उधर तो 224 है, तो बाकी किधर गया डिविडेंड। तो इसलिए डिविडेंड एक दफा चेक कर लिया करो। लेजर भी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी डायरेक्ट चेक कैसे करते हैं, ओपनिंग में अगले प्रॉफिट फॉर द ईयर उसका ऐड करो, अगर वो उस साल के क्लोजिंग के बराबर आ जाए इसका मतलब कोई डिविडेंड नहीं, अगर नहीं बराबर आ रहा तो डिविडेंड है। ऐसे सपोज 224 में 129 ऐड करो, 224 में 120 ऐड करो 353, इसका मतलब है डिविडेंड है ही नहीं, तो बस हर साल के प्रॉफिट 123 अगले साल का और 129 अगले साल का, तो नेट प्रॉफिट रीस्टेटेड। हाँ जी 123 का प्रॉफिट पहले पड़ा हुआ है, बताओ प्रॉफिट ज्यादा हुआ या कम, ज्यादा। टेबल देखो अपना टेबल, कितना ज्यादा हुआ 59 से या 15 से, 15 से। यहां पर फॉर द ईयर इफेक्ट लेते होते हैं, कितना हो गया 138, कितना हो गया 138। उसके बाद बैलेंस एज एट दिसंबर 14 रीस्टेटेड। हाँ जी कर दो ऐड फिर इसको 2, 8, फिर नेट प्रॉफिट 129 में क्या ऐड करोगे 9, 130, कितना आ गया 4। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का कॉलम तैयार। अच्छा हमने फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी है, और फाइनेंशियल पोजीशन में रिटेन अर्निंग जाता है या नहीं, ये इक्विटी है तो इक्विटी से जाता है। अच्छा इक्विटी में जाएगा कौन कौन सा बैलेंस, ये देखिएगा जरा, पहले लिख लो ये है बैलेंस एज एट दिसंबर। तो जनाब ये बैलेंस आपका है दिसंबर 15 का, ये बैलेंस है दिसंबर 14 का, और ये बैलेंस है ये बैलेंस है दिसंबर 13 का। ये जिनको मैंने हाईलाइट किया है ना, ये बैलेंस फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे। दिसंबर 15 में इक्विटी में कितना जाएगा 421, दिसंबर 14 में 283, और दिसंबर 13 में 145। ये बैलेंस वहां पर भी शो हो रहे होंगे। और ये वाले बैलेंस किस लेजर, वो किस एक्सट्रैक्ट में जा रहे होंगे, एसओपीएल का। और नेट प्रॉफिट किस में जाता है एसओपीएल। अभी तो ये हमने क्या सीखा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आओ जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे चलते हैं, इसमें कोई बात पूछनी है तो पूछ लें पहले। ओके है, चलो जी बढ़ो फिर आगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे चलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ
फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 15। हाँ जी, तो हमने 2015 भी लिखना है, 2014 भी लिखना है और 2013 भी लिखना है। ये 2013 क्यों लिखा? क्योंकि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में 3 साल का बनाना है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर रुपीज इन मिलियन। हाँ जी, सबसे पहले बैलेंस एज एट 1, सॉरी ये तो आप फाइनेंशियल पोजीशन का बना रहे हैं, इक्विटी थोड़ी बना रहे हैं। पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ जी बताएं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 2105 पहले पड़ा हुआ है, ये कम्युलेटिव इफेक्ट लेना है, कम्युलेटिव। तो 2013 में 44 और ऐड हो जाएगा, प्लस होगा माइनस, क्योंकि एसेट हमने बनाया था तो प्लस कर दे। 2105 में 44 प्लस कर दे, करो जरा प्लस। 2144 वर्किंग का रेफरेंस दे देना ताकि उसको कैलकुलेशन से मसला। 2149 2014 के एसेट आपके लिखे हुए हैं 2402। 24 कितना ऐड कर दोगे? 59। टेबल में जाकर देख लो कम्युलेटिव इफेक्ट कितना आ रहा है, 59, तो प्लस कर दो 246 2015 2430 और उसमें क्या ऐड कर देंगे 68, तो कितना आ गया 24। ये आपके पीपीई के एक्सट्रैक्ट पूरे हो गए, पीपीई के फाइनेंशियल पोजीशन के नहीं। स्पेयर पार्ट्स, अच्छा इन स्पेयर पार्ट्स को फर्क पड़ेगा या नहीं? 70, 80 और 73 पहले एक्सपेंस में लिखते थे, अब एसेट में लिखेंगे, इन पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कंज्यूम नहीं हुए, ये आपके फाइनेंशियल पोजीशन में पड़े हुए हैं, ये अनयूज्ड हैं। तो पॉलिसी किसके बारे में आए? जो इस्तेमाल हुए हैं उनको एसेट में लिखना है। ये तो अनयूज्ड पड़े हुए हैं और अनयूज्ड के ऊपर कोई पॉलिसी, तो अनयूज्ड एज इट इज आ जाए। 70 87 रिटेन अर्निंग, बताएं क्या नहीं चार्ज किया? 70 के आपके पास स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं, जब ये इस्तेमाल होंगे तब इसको एसेट में लिखना है, ये तो अनयूज्ड है। फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इस्तेमाल, जो इस्तेमाल हो चुके होते हैं, क्या वो स्पेयर पार्ट्स के नाम से आते हैं? स्पेयर पार्ट्स वही फाइनेंशियल पोजीशन के नजर आ रहे हैं ना जो अभी इस्तेमाल, स्टॉक कौन सा आता है जो अभी इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, रिटेन अर्निंग के बैलेंस तो मैंने आपको बता दिए, उसी के 3 बैलेंस उठाओ। 1114 का कितना बैलेंस था? 145 और दिसंबर 14 का कितना था? 283 और 420। ये फाइनेंशियल पोजीशन अब कंप्लीट हो गया और आपको पता है एक्सट्रैक्ट में टोटल नहीं करते। अब एक और जादू अगर आपने देखना है तो, अगर आप लोग इसके अंदर इक्विटी के अंदर, सो रिटेन अर्निंग के अंदर वो जो कम्युलेटिव इफेक्ट लिया था, अगर वो इसके अंदर लिख दोगे फिर भी आंसर वही आएगा। अगर आप लोग रिटेन अर्निंग में कम्युलेटिव इफेक्ट लोगे तब भी आंसर, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन की ब्यूटी है कि एसेट्स और लायबिलिटी वाली साइड पर इफेक्ट बराबर आते हैं। तो एक साइड पर एसेट है, एक साइड पर इक्विटी है, तो अगर इफेक्ट बराबर नहीं आएंगे वो तो बैलेंस ही नहीं होगा। तो इसलिए या तो आप स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी बनाकर डायरेक्ट लिख लिया कर इक्विटी को, या फिर रिटेन अर्निंग को कम्युलेटिव इफेक्ट से भी लिया जा सकता है। आपका आंसर सेम आएगा। चलें लास्ट
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, वो भी 2 साल 3 सालों के बनाएंगे या 2 सालों के? एसओपीएल बनेगा 2015 का और 2000। अच्छा, या तो अगर उसने एक्सपेंसेस की हेडिंग सबकी बताई हो, हम भी सबको रीस्टेट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसने सिर्फ कौन सा बताया हुआ है, तो आप सही नेट प्रॉफिट लिख दो। 2014 का भी सही नेट प्रॉफिट बता दो और 2015 का भी। जो प्रॉफिट गिवन है 123 और 129, ये तो गलत है, जी इसको सही करके बता दो। हाँ जी, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। हाँ जी, 2014 कितना प्रॉफिट बनता है सही? 15 बनता है। ऐड किया हाँ, तो प्रॉफिट कितना बनता है? 138। और 2015 का कितना बनता है? कितना? 138। जब पेपर में जब ऐसा कोई मसला आ जाए तो बंदा एकदम घबरा जाता है कि दोनों जवाब कैसे बराबर आ गए, तो ये 138 ही है। लो मेरे भाई, ये आपके फाइनेंशियल पोजीशन के, एसओपीएल के और इक्विटी का एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। अब एक्सट्रैक्ट वैसे ही कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में हमने पढ़ने हैं नोट्स, डिस्क्लोजर्स, और ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा।